हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। बेसिकली हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टडी करना है इस लेक्चर में, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देता हूँ। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो इस चैप्टर का नाम है। बेसिक जो है इस चैप्टर का कि हमें किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता करना हो तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये सेंटर ऑफ मास निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था मोशन चैप्टर में काइनेमेटिक्स में कि कोई भी बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी है या स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, तो उसमें लीनियर मोशन होता है किसी भी बॉडी का, तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं चीज़ों को फाइंड करने में, जैसे मोमेंटम फाइंड करने में कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये फाइंड करने में। ठीक है, बट अगर एक कोई बॉडी हो जो कि सपोज कर एक के बॉल है, ठीक है, या स्फेरिकल कोई बॉडी हो, उसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट करके ऊपर की तरफ फेंक दिया। अब क्या होगा कि इसका जो हर पार्ट, सारे पार्ट्स, मतलब अगर इस पॉइंट की बात कर लें और इस पॉइंट की बात कर लें, इसको मैंने ऐसे रोटेट करके घूमता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम स्टडी करना चाहें इस बॉल के बारे में, कि इस बॉल के पार्टिकल्स के बारे में अगर हम स्टडी करना चाहें, तो क्या होगा कि हर पार्टिकल, ये पार्टिकल सारे पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी से, अलग अलग तरीके से मोशन कर रहे होंगे। क्योंकि ये पॉइंट क्या हो रहा होगा, ऐसे रोटेट होगा, फिर ऊपर भी जा रहा होगा, रोटेट भी हो रहा होगा, कुछ ऐसा स्पाइरल सा। अगर हम देखेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का को अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा मोशन करता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे मोशन के बारे में स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जो कि हम एग्जैक्ट सेंटर पे मानेंगे, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? एग्जैक्ट सेंटर पे होता है। तो इस बॉल को अगर हमने रोटेट करके ऊपर की तरफ भेजा है, तो सारे पार्टिकल्स ऐसा मोशन कर रहे होंगे, सारे पार्टिकल्स इस टाइप का मोशन कर रहे होंगे। बट अगर हम सेंटर का देखें, सेंटर को देखें, सेंटर के पॉइंट को देखें, तो वो कैसा मोशन कर रहा होगा? केवल स्ट्रेट लाइन। वो कैसा पाथ ले रहा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ ले रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास को पकड़ लें या फाइंड कर लें सेंटर ऑफ मास को, तो सेंटर ऑफ मास तो ऑलवेज कैसा मोशन करेगा? इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन की स्टडी हमारे लिए ज़्यादा इजी होती है कंपेयर टू इसकी स्टडी के लिए। तो सेंटर ऑफ मास को हमें इसीलिए पढ़ना पड़ता है कि अगर कहीं अलग तरीके के मोशंस आ गए, तो उनमें हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को पकड़ते हैं बॉडी के, और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को देखते हैं कि वो कैसा पाथ ले रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, अब एक बात समझो कि अगर ये स्केच पेन है, ठीक है, अब स्केच पेन को मैंने रोटेट किया, यहाँ से क्या किया मैंने, रोटेट करके ये गिराया और ये इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, स्केच पेन को क्या किया, रोटेट, ये ऐसे रोटेट भी हो रहा है और क्या कर रहा है, ये पैराबोलिक पाथ भी ले रहा है, और ये यहाँ पे आ रहा है, ऐसा जा रहा है और ऐसा यहाँ पे गिर रहा है। अब मैं बात करूँ स्केच के इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट देखो, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये वाले पॉइंट्स को अगर तुम देखो, तो ये वाला पॉइंट भी ऐसे 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 चल रहा है, स्पाइरल मोशन कर रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। अगर मैं ऐसे रोटेट करते हुए इसको लेके आऊँ, तो कोई भी पॉइंट कंसीडर करो इस स्केच पे, तो वो पॉइंट तुम्हें कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा रोटेट होता हुआ दिखेगा। बट अगर हम सेंटर ऑफ मास, सपोज करो ये बॉडी यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर में है। ठीक है, तो ये बॉडी क्या, देखो, अगर सेंटर ऑफ मास को एग्जैक्ट हम देखें, लोकेट करें सेंटर ऑफ मास को, तो सेंटर ऑफ मास स्पाइरल टाइप का मोशन करता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, वो कैसा दिखेगा, बस पैराबोलिक मोशन। उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा।
ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें सेंटर ऑफ मास को, इसी मोशन में अगर हम सेंटर ऑफ मास को क्या करें देखें, तो सेंटर ऑफ मास मुझे पैराबोलिक पाथ लेता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। और इस कंडीशन में, इस बॉल के कंडीशन में अगर मैं देखूं तो सेंटर ऑफ मास मुझे स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ दिखाई देगा, बाकी सारे पार्टिकल्स हमें इस तरह से मोशन करते हुए दिखाई देंगे। इस केस में भी सारे पार्टिकल्स हमें कैसे कुछ ऐसा मोशन करते हुए दिखाई देंगे लगभग। ठीक है। सारे पार्टिकल्स कुछ ऐसा मोशन करते हुए दिखाई देंगे, बट सेंटर ऑफ मास को जब तुम देखोगे तो वो एक पैराबोलिक पाथ लेता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ऐसे टाइप के मोशंस के लिए। कॉम्प्लिकेटेड मोशंस होते हैं ऐसे, तो हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना ज़रूरी होता है, जिससे हम इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। ठीक है। अब क्या है कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है उसको हम आगे समझेंगे। एक्चुअली जो अभी तक हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे एफ नेट इक्वल्स टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, या मोमेंटम का फॉर्मूला पी इक्वल्स टू एम वी हमने पढ़ा था। तो इसमें जो वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, किसी भी बॉडी की हम बात कर रहे हैं, मान लिया एक ये रॉड, एक ये कोई भी बॉडी थी, एक ये, ठीक है, ये मूव कर रही थी। ठीक है। इसका एक्सेलरेशन जो कुछ भी अभी तक ऐसे गिवन होता था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सपोज करो इसका एक्सेलरेशन। तो जो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी तक जो ये हमारे पास डेटा दिए होते थे, जो ये वैल्यूज़ गिवन होती थी वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन की, ये सारी किसकी गिवन होती थी? सेंटर ऑफ मास की। ये जो होता है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन किसका होता है? सेंटर ऑफ मास का। ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका एक्सेलरेशन ये गिवन है। क्वेश्चन में तो लिखा होता है कि ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है। इसका मतलब हमें ये दिमाग में रखना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इतने से एक्सेलरेटेड है, या इसकी वेलोसिटी गिवन है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड किसी इंस्टेंट पे। ठीक है। तो उस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? इतनी है। ठीक है। तो जो ये वेलोसिटी या हमारे पास मोमेंटम, ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं, ये एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास की हम बात करते हैं। अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा नहीं था, इस वजह से हम ऐसा इसको रिप्रेजेंट करते नहीं थे, बट एग्जैक्टली वो जो बातें होती हैं वो किस चीज़ की होती है? सेंटर ऑफ मास की। ठीक है। अब जैसे एक व्हील क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। एक ये व्हील है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है। आगे भी बढ़ रहा है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो इसके हर पार्टिकल, ये पार्टिकल की इस समय वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस पार्टिकल की ये होगी, इस पार्टिकल की ये होगी, इस पार्टिकल की ये होगी। सारे पार्टिकल्स की अलग अलग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, बट जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो हर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में होगी। सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं हो रहा है, वो खाली क्या कर रहा है? अपना सीधा पाथ ले रहा है। ठीक है। तो हमारे पास इसलिए हमें ज़रूरत होती है सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम रोटेशनल मोशन में कई सारे कॉम्प्लिकेटेड मोशन होते हैं जिनको हमें सेंटर ऑफ मास के थ्रू हम इजीली उन मोशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो हमारे पास ये चैप्टर का नाम है, ये एग्जैक्टली फाइंड कैसे किया जाता है। ये तो इंट्रोडक्शन था कि सेंटर ऑफ मास क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या होता है। तो पहली बात तो 2 पॉइंट सेंटर ऑफ मास में हमेशा याद रखना कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी भी बॉडी का है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी भी बॉडी का है, तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एग्जैक्ट सेंटर पे होगा, एग्जैक्ट सेंटर पे। सेंटर ऑफ मास लाइज कहाँ होगा? वो एग्जैक्ट सेंटर पे। सपोज करो एक ये रॉड है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सपोज करो ये एक 10 मीटर की रॉड है, समझ नहीं है बात को हमें, और इसका मास है 100 kg। इसका मास कितना है? 100 kg। यूनिफॉर्म
मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ये जो 100 kg है, ऐसा नहीं है कि इस पार्ट में, इतने पार्ट में ही हमारे पास 80 kg हो जाए और इतने पार्ट में हमारे पास 20 kg डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास अगर 100 kg है तो हर 1 मीटर पे कितना कितना kg आ रहा है हमारे पास? 10 kg। ठीक है। तो अगर हम सपोज करें कि 10 पार्ट्स में इसको हम कट करें, 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसका मास, हर पार्ट का मास कितना होना चाहिए? 10 kg, 10 kg, 10 kg। इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। फिर अगर हम हाफ, इस पार्ट का हाफ कट करें तो उस हाफ पार्ट का मास होना चाहिए 5 kg। ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं होना कि चाहिए कि 10 मीटर का रॉड है तो हमने हाफ कट किया तो 100 kg का 70 kg उस इधर के पार्ट का 70 kg मास हो गया, इधर के पास पार्ट का 30 kg मास हो गया। तो ऐसा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। मतलब मासेस कैसे होने चाहिए? लेंथ वाइज कैसे होने चाहिए? अभी ये तो लेंथ वाइज हम देख रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम वाइज हम देखेंगे या सरफेस एरिया के वाइज हम देखेंगे। तो इन सब के वाइज क्या यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज़्यादा कहीं कम मासेस नहीं है, तो ऐसे सिस्टम पे या ऐसे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। ठीक है। और अगर हम चाहें उस बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास पे अगर हमने क्या किया, सपोर्ट दे दिया, तो वो बॉडी एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास पे अगर हमने उस बॉडी को सपोर्ट दे दिया तो उस बॉडी को हम एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास पे अगर हम फोर्स लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो बॉडी को ब्रेक करना या कुछ भी करना, उस बॉडी के साथ कुछ भी करना ज़्यादा इजी होगा कंपेयर टू अदर पॉइंट पे। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि मासेस कैसे हों? लेंथ वाइज या एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये नहीं कि थोड़े से 10 मीटर का रॉड है तो पहले 1 मीटर में 5 किलो है, दूसरे पे 1 मीटर में 15 किलो है, तीसरे 1 मीटर में 20 किलो है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 10 10 10 हर 1 मीटर पे का मास 10 kg 10 kg 10 kg होना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर किसी बॉडी का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एग्जैक्ट सेंटर पे होगा उसका एकदम सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सेंटर ऑफ मास फॉर टू बॉडी। उसका कैसे फाइंड कैसे करते हैं? टू बॉडी सिस्टम है अगर, तो जैसे हमारे पास से ये है, ओरिजिन है हमारा 0,0। ठीक है। यहाँ से एक मास है हमारे पास, ये है हमारे पास m1। सपोज कर लो इसका पोजीशन वेक्टर है r1, और ये दूसरा मास है हमारा m2, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। अब हमारे पास अगर कोई भी दो मास के सिस्टम, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एग्जैक्ट सेंटर, मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं पे होगा। ठीक है। जो कि यहाँ से सेंटर से सपोज कर लो यहाँ पे अगर है इस पॉइंट पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वह है, वेक्टर है RC है। जैसे ये दो बॉडीज़ हैं, अभी तो हम रॉड की बात करी हमने कि उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। अगर हमारे पास दो पॉइंट मासेस हों, पॉइंट मासेस कैसे? ऐसे m1 m2, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसी लाइन पे होगा, इसी एक्सिस पे कहीं कहीं ना कहीं होगा। अगर दोनों मासेस सेम है, ठीक है, दोनों मासेस सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एग्जैक्टली सेंटर पे, मतलब यहाँ से भी r/2 पे और यहाँ से भी r/2 पे। अगर एक मास ज़्यादा है एक मास कम है, सपोज करो ये m है और ये 2m है, तो सेंटर ऑफ मास इस मास के पास में होगा, कहीं इधर होगा। ठीक है। एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं होगा, अब 2m के पास में होगा। अगर ये 2m होता, इधर 2m है और इधर m है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अब इधर किधर होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा हमें समझने वाली बात है इसे। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास, जैसे जिस तरफ मास ज़्यादा होगा उसी तरफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? हमारा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा।
अब सपोज करो कि इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, तो अगर हमें RCUM सेंटर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। और यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला RCUM इक्वल्स टू होगा M1 R1, ठीक है, प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, अगर दो मासेस का सिस्टम, ठीक है। अब क्या है कि इस पॉइंट देखो, ये तो हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया, अगर 3 हो 4 हो 5 हो, कई सारे मासेस हो, ठीक है, कई सारे पार्टिकल्स हों, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब कई सारे नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हों, ठीक है, तो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M1। तो हम आगे इसको सो ऑन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इस केस में ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो अगर पहला मास यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा मास यहाँ पे रखा हुआ है, तो सीधी सी बात है इस मास का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी है और कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है। इस मास का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी है और कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। तो इनका जो पोजीशन वेक्टर हो मतलब सेंटर ऑफ मास होगा, उसका भी कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट वाइज इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट वाइज अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू M1 x1, ठीक है, प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। या वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2। या अगर सपोज करो बॉडी तीसरे मतलब 3 डायमेंशनल कोई सिस्टम चल रहा है तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो कितने भी मासेस हो उसमें मासेस का फर्क नहीं है, मासेस क्या होते जाएंगे, आगे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जब हम RCM पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें साथ में लिखने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट थे तो RCM का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब हो गया XCUM की वैल्यू कॉमा YCUM की वैल्यू कॉमा ZCUM की वैल्यू, इसका मतलब ये। अब हमें इन तीनों की अगर वैल्यूज़ निकालनी है तो हमें कैसे निकालनी पड़ेगी, XCUM की वैल्यू ऐसे निकलेगी, YCUM की ऐसी और ZCUM की ऐसी। तो हमारे पास ये अगर 2 मासेज हैं या 3 मासेज हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है। तो इस पर हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे हम इसको और भी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कोई 2 मासेज हैं, ये है, अब देखो यहाँ पे इस केस में जो हमने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे ओरिजिन गिवन था, ठीक है, हमारे पास ओरिजिन गिवन था, पोजीशन वेक्टर गिवन था, हमने फॉर्मूला लिख दिया। बट अगर हमारे पास ओरिजिन नहीं गिवन हो, ठीक है, ओरिजिन नहीं गिवन हो, ऐसे सपोज करो ऐसा गिवन हो कि एक मास M1 है, दूसरा मास M2 है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस D है सपोज कर लो, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, D है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें तो इसका वाई कोऑर्डिनेट किसी भी एक मास को, इसको या इसको, किसी भी एक मास को ये सपोज कर लेंगे कि ये किस पे है, 0,0 पे, किसी भी एक मास को हम ओरिजिन सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसको सेलेक्ट कर लो या इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये 0,0 पे तो ये किसने पे, d,0 पे, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में ही d डिस्टेंस दूरी पे है इस मास से, ओरिजिन से d डिस्टेंस दूरी पे, y एक्सिस में तो ये भी कुछ नहीं चला, ठीक है। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना चाहें तो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक्स क्या हो जाएगा, m1 x1 मतलब m1 इंटू 0 प्लस m2 x2 m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स m2 डी अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अगर हम वाई की बात करें, सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो y1 और y2 ज़ीरो है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर अब देखो, अब अगर मुझे यहाँ से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, कहाँ से, इधर से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इधर से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इधर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ये है, तो m2 से फ्रॉम m2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d माइनस m2d अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, यही डिस्टेंस होगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m1d अपॉन m1 प्लस m2, m1d अपॉन m1 प्लस m2, कहाँ से, फ्रॉम m2। अगर हम इसको क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं या हम सेंटर ऑफ मास, इसी को ओरिजिन मान के जैसे हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया, ठीक है, तो इस पॉइंट से इसकी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा, m1d अपॉन m1 प्लस m2, और इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा m1d अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब अगर दोनों मासेस सेम है, सपोज करो ये भी m है और हमारा दूसरा मास भी क्या है, m है, ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना है, d है, ठीक। तो हमारे पास एक्सियम निकालना है, तो एक्सियम क्या होगा, अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया 0,0, तो ये हो जाएगा d,0, तो फिर वही काम करना है m1 x1, तो ये इसी तरीके का फॉर्मूला बनेगा m2d मतलब m इंटू डी अपॉन m प्लस m, तो ये हो जाएगा एक्सियम इक्वल्स टू m इंटू डी अपॉन 2m, mm कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, d/2, ठीक है। तो ये d/2 डिस्टेंस एग्जैक्ट सेंटर पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस है कि हमें कोई एक मास को, टू पार्टिकल सिस्टम है, किसी एक मास को ओरिजिन मानना है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो ये पूरा तरीका है हमारा सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज करो 3 पार्टिकल सिस्टम है या 4 पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, अब इस केस में देखो, इसमें देखो एक चीज़ और होता है कि m1 r1 इक्वल्स टू m1 r1, सपोज करो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ये r1 है इससे, और इससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r2 है, तो m1 r1 इक्वल्स टू क्या होता है, m2 r2। m1 r1 मतलब जैसे क्या है, m1, अब ये डिस्टेंस कितना है r1, m2 d अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m2 लिखा हमने, और r2 की वैल्यू क्या होगी, r2 की तो वैल्यू ये होगी, कितना आ जाएगा, m1d अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 r1 और m2 r2 की वैल्यू, m1 r1 इक्वल्स टू क्या होती है, m2 r2 इस केस में, ठीक है, क्योंकि r1 क्या है, r1 का मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम दिस मास, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस मास से कितना है, m2d अपॉन m1 प्लस m2, तो हमने क्या किया, r1 की वैल्यू पुट करी, वैसे ही r2 क्या है, इस मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस कितना है, m1d अपॉन m1 प्लस m2, हमने वैल्यू पुट करी, हमने देखा कि m1 r1 इक्वल्स टू क्या है, m2 r2, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 होता है। अब ये बात हो गई 2 पार्टिकल सिस्टम की, और अगर हम बात करें 3 पार्टिकल सिस्टम की या 4 पार्टिकल के सिस्टम की, तो वो कैसे सॉल्व होगा।
उसके लिए हमें क्या होगा, ओरिजिन किसको मानना है ये हमें देखना होगा, और ओरिजिन मान के हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अब जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज करो इसके तीनों ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे हमने एम 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 3 मासेस रख दिए, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इनकी साइड्स क्या है, ए। अब क्या करना है इसमें, इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। तो अगर सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है तो इसको ओरिजिन मान लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A,0। अब इसके कोऑर्डिनेट को देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो एग्जैक्ट सेंटर पे है एक्स में तो एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A/2, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। बट वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये क्या है, ए है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, A cos 60 इस डायरेक्शन में और A sin 60 इस डायरेक्शन में। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो क्या होगा, A sin 60, ठीक है। इसको या तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, देखो एक ये A साइड हो गया, ये हमें फाइंड करना है, और बॉटम इसका ये बेस कितना हो जाएगा, A/2, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस पार्ट का हम क्या कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया, तो ABC, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, AB² इक्वल्स टू AC² प्लस BC²। अब BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो BC² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB² माइनस AC²। तो BC² इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं AB² कितना है, A² माइनस A²/4, ठीक है। तो BC² इक्वल्स टू हो जाएगा 4A² माइनस A²/4, ठीक है। तो ये BC² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 3A²/4, और BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3A/2। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, √3A/2। तो A sin 60 लिखो या √3A/2 लिखो, बात देखिए। तो इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मेन पॉइंट्स के A, B और C, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 0,0, 0,0, और क्या हो गया हमारे पास, A/2, √3A/2, ठीक है। कोसाइन 60 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, और इस तरीके से हम इसका कंपोनेंट निकाल के भी समझ सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब क्या करना है हमें, एक्सियम पहले तो फाइंड करना है। एक्सियम ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो एक्सियम क्या हो जाएगा, देखो m1 कितना है हमारे पास, m1 अगर हम इसको मानते हैं, m2 इसको मानते हैं और m3 इसको मानते हैं, तो m इंटू x1 0 है, प्लस m इंटू x2 कितना है, A/2 है, प्लस m इंटू x3 कितना है, A, डिवाइडेड बाई तीनों m है, तो ये क्या हो जाएगा, 3m। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, m A/2 प्लस ma अपॉन 3m, ठीक है। तो m कॉमन लेके m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा A/2 प्लस A अपॉन 3, मतलब ये कितना हो गया, 2a 3a/6, मतलब ये हो जाएगा A/2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, A/2। अब सेम ऐसे ही क्या करना है, हमें y कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। YCM कितना हो जाएगा, देखो YCM इक्वल्स टू m1 x1, मतलब m1 y1, m1 इंटू y1 0 प्लस m2 y2, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3A/2, √3A/2, और y3 भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। नीचे क्या हो गया, 3m। तो YCM कितना हो जाएगा हमारे पास, m/2 √3A अपॉन 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आ जाए इसकी हमारे पास आ जाएगी, ये YCM इक्वल्स टू आ जाएगा, mm कैंसिल होके
√3a/6। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेना सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, प्रोसेस यही होगा कि m/0, क्योंकि m1y1 + m2y2 + m3y3, तो m3y3 में y3 तो ज़ीरो था, y1 भी ज़ीरो है, बट y2 तो था कितना, √3a/2। ठीक है, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी और बाकी ये। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास RCM इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, XCM, YCM। तो XCM कितना है हमारे पास, RCM इक्वल्स टू हो जाएगा XCM कितना, a/2, √3a/6। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ट्रायंगल की जगह हमारे पास एक रेक्टेंगल की बनो, रेक्टेंगल के साइड पे क्या दिए हूँ, m मासेस दिए हूँ, ऐसा कुछ हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम पैटर्न उसके लिए भी हमें अप्लाई करना है। अब क्या हो गए, 4 मासेस हो गए तो 4 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, m1 x1, m2 + m2 x2 + m3 x3 + m4 x4। ठीक है, और सारा प्रोसेस वैसे ही चलेगा, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे चारों पॉइंट्स के। ठीक है, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, मैं स्क्वायर ही ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे एक m मास है, यहाँ पे एक m मास है, एक मास ऐसा है, ये है, ये 4 मासेस हैं। ठीक है, और साइड इसकी क्या है, a और a। अब इसका ओरिजिन, इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0,0। इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर हमने 0,0 माना है तो ये क्या हो जाएगा, a,0। ये क्या हो जाएगा, a,a, और ये क्या हो जाएगा, 0,a। ठीक है, अब सिंपल सा वही एक्सियम लगा दो। एक्सियम इक्वल्स टू क्या है, m1 x1 मतलब m1 प्लस इंटू 0 प्लस m2 x2, मतलब ये क्या हो गया, इस पॉइंट को m2 x2 ले लें तो m इंटू a प्लस m3 x3 मतलब m इंटू a प्लस m4 x4, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 मासेस हैं तो 4 है। तो ये हो जाएगा XCM इक्वल्स टू 2ma/4m, तो 2 ख़त्म, यह आ जाएगा कितना, a/2। अब हम बात करें YCM की, तो YCM कितना हो जाएगा, m इंटू 0, एक y1 तो 0 है, प्लस इसमें क्या है, m इंटू 0 क्योंकि ये भी y2 भी 0 है, प्लस m इंटू a क्योंकि ये तो है a यहाँ पे y3 के लिए, m3 के लिए, और m4 क्या हो जाएगा, m इंटू a डिवाइडेड बाई 4m। ठीक है, तो इसका YCM क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर वही हो जाएगा 2ma/4m। इसका भी सेंटर ऑफ मास, इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, a/2 आएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो x कोऑर्डिनेट में या y इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, mm यहाँ पे भी थे, mm यहाँ पे भी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एग्जैक्ट सेंटर पे आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर पे ही आने वाला है। तो RCM इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, a/2, a/2। ठीक है, ये RCM की वैल्यू हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मासेस क्या थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, m, तो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास पे, मतलब ये देखो, ये हमारा ओरिजिन था, इससे a डिस्टेंस पे क्या है, हमारे पास एक मास है, इससे a डिस्टेंस पे क्या है, हमारे पास एक मास है, इससे a डिस्टेंस पे क्या, सेम मास है चारों पॉइंट्स पे, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एग्जैक्ट सेंटर पे आएगा। ठीक है, a/2, a/2 मतलब यहाँ से x कोऑर्डिनेट से भी a/2 और y कोऑर्डिनेट से, तो एग्जैक्ट सेंटर पे आने वाला है हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक, हम बात करें कि अगर ये कुछ अलग हो, ऐसा कुछ हो कि मासेस अलग हैं, मासेस क्या है हमारे पास, अलग हैं, चारों कॉर्नर्स पे जो मासेस हैं वो अलग अलग गिवन है, मतलब सपोज कर लो एक m है, एक 4m है, एक 3m है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखना कि सेंटर ऑफ मास अब एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं मिलने वाला, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं मिलने वाला अगर हमारे पास मासेस अलग अलग है। थोड़ा बड़ा मैं बना लेता हूँ, ये स्क्वायर ही है, रेक्टेंगल दिखे तब भी स्क्वायर ही समझना।
ठीक है, ये क्या है, ए है साइड, इसका भी साइड ए है। तो ये क्या है, यहाँ पे सपोज करो 2m मास है, यहाँ पे 4m मास है, यहाँ पे सपोज करो 8m मास है, और यहाँ पे कितना है 10m मास है। ठीक है, तो इसको 0,0 ले लेते हैं, किसी को भी हम ओरिजिन मान सकते हैं, उस ओरिजिन के हिसाब से हमें सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो ये क्या है हमारा, अगर ये 0,0 है तो ये हमारा a,0 हो जाएगा, अगर ये a,0 है ये हो जाएगा a,a, और ये क्या हो जाएगा 0,a। ठीक है, ये हमने सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब एक्स.यू.एम की बात करें तो एक्स.यू.एम क्या हो जाएगा, m1 मतलब 2m इंटू x1 0, m2 मतलब 4m इंटू x2 मतलब a, m3 मतलब 8m इंटू x3 मतलब a, प्लस m3 इंटू x3 मतलब 0। ठीक, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 6, 8 6 10 ये हो गया, और 14 ये हो गया 24m, 24m। तो एक्स.यू.एम इक्वल्स टू कितना हो गया 4ma प्लस 8ma, कितना हो गया हमारे पास 8 4 12ma अपॉन 24m। तो ये कितना हो जाएगा, mm कैंसिल, ये कितना आ गया हमारे पास a/2, एग्जैक्ट सही है। 2m x1 0, m2 x2 4m इंटू a, m3 x3, ठीक है, और m4 x4। तो ये कितना आ गया हमारे पास कितना आ जाएगा a/2। ठीक है, y.c.m की बात करें तो y.c.m देखो m1 x1 m1 y1 तो m2m इंटू y1 0, प्लस m2 y2 मतलब 4m इंटू ये भी 0, m3 y3 8m इंटू a, प्लस m4 i4 10m इंटू a, डिवाइडेड बाई 24m, टोटल मास तो 24m है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y.c.o.m इक्वल्स टू y.c.o.m मतलब y सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा 8ma प्लस 10ma मतलब 18ma, 18ma अपॉन 24m, mm कैंसिल हो गया, 6 से अगर हम कैंसिल करें तो ये 3/4a होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर हम r.c.o.m लिखें तो ये आ जाएगा a/2, 3/4a। अलग अलग मासेज हैं तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी कंपोजिट मतलब कॉन्टीन्यूअस बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी मैं सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ कॉन्टीन्यूअस बॉडी का। ठीक है, जैसे कोई दो रॉड है, अब एक रॉड है मतलब यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उस रॉड में। तो अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उस रॉड में तो उसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। कहाँ पे होगा, एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। जैसे ये हमारे पास सपोज करो एक ये रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है L है। ठीक है, इसी के साथ जस्ट यहाँ से हमने क्या किया, एक और रॉड कनेक्ट कर दिया। ठीक, एक ये रॉड क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया, जिसकी लेंथ कितनी है L, एग्जैक्ट सेंटर से। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा। अगर इसका मास m है, इसका भी मास m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा इस वाले रॉड का, और इस वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट यहाँ सेंटर पे होगा। मतलब इन दोनों मास सेंटर ऑफ मासेस के, ये क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, और ये क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड। इन दोनों मासेस में डिस्टेंस कितना होगा, L/2 का होगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये टोटल L है और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ L/2 पे लाई करेगा, तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होगा L/2 होगा। अब ये तो एग्जैक्ट वही केस बन गया, एक मास m यहाँ पे है, दूसरा मास m यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है L/2। ठीक है, एक ये सिंपल सा केस ये बन गया कि दो मासेज हैं m। ठीक है, क्योंकि इस रॉड का टोटल मास m था, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट कहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट सेंटर पे आएगा। ठीक है, और इसका भी मास m था, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, एग्जैक्ट सेंटर पे। तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मासेस के बीच में डिफरेंस कितना है L/2 का।
ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं इस रॉड का टोटल मास यहाँ पे, इस रॉड का टोटल मास यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया L/2। अब हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट सिस्टम, जैसे हमने पॉइंट्स मास के लिए हमने लिया था फॉर्मूला, वैसे हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। इसको हम 0,0 मान लें और इसको हम क्या मान लें, L/2, 0। तो हमारे पास XCM कितना हो जाएगा, XCM इक्वल्स टू हो जाएगा M1R1, मतलब M इंटू 0 प्लस M इंटू L/2 डिवाइडेड बाई 2M। ठीक है, तो XCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M इंटू L/2 अपॉन 2M ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा L/4। या XCM या YCM यहाँ पे Y डायरेक्शन में हमें दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे YCM लिखना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इन दोनों, ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, L/2 है ना, तो इनके जस्ट सेंटर पे दिखेगा, कहीं L/4 पे हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये दो अगर मासेस हमारे पास हैं और दो मासेस कनेक्ट किए हों, ये कैसा रॉड था, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन था, तब हमने एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास पे मास डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तब हमने एग्जैक्ट सेंटर पे सेंटर ऑफ मास ले लिया। अगर ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो हम एग्जैक्ट सेंटर पे लेते, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, अब हमारे पास एक रॉड एल लेंथ की है, मास m है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, इसका भी हम कल तरीका देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका तरीका देखेंगे। कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, एक दो बॉडीज़ का हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, बाकी कुछ बॉडीज़ का हम क्या करेंगे, रट लेंगे। ठीक है, सारे बॉडीज़ का डेरिवेशन हम नहीं करने वाले, बस हम एक दो बॉडीज़ का करेंगे कि ये डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसका हम करेंगे। बाकी हमें क्या करना होगा, कुछ बॉडीज़ का हमें याद भी रखना होगा, क्योंकि हम सबका डेरिवेशन नहीं कर सकते। ठीक है, किसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, जैसे एक रिंग डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यूनिफॉर्मली, वैसे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। बट एक ये हाफ डिस्क है, सपोज करो ये हाफ डिस्क है, ठीक है, हमने बीच से कट कर लिया, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास एक रिंग है, हाफ रिंग है, मतलब रिंग क्या होता है, ऐसा कुछ होता है बीच में कुछ नहीं होता उसके, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या क्या कहाँ पे होगा। ठीक है, हेमिस्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, स्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो ऐसे कई सारी बॉडीज़ का हम सेंटर ऑफ मास हमें एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में हम उसको फाइंड करने नहीं जाएंगे, हमें डायरेक्ट याद होगा, हम उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। बट इसको फाइंड कैसे किया जाता है, ये हम देखेंगे एक दो एग्जांपल्स लेके, कि हम कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये था सेंटर ऑफ मास, कई सारे बॉडीज़ का, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, कई सारे पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल हो या चार पार्टिकल हो या कई सारे पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी इस लेक्चर में हमने वो देखा है, नेक्स्ट वर्क लेक्चर में हम देखेंगे कंटिन्यूस बॉडी का, मतलब जैसे इस रॉड का हमने सेंटर ऑफ मास लिख दिया L/2, तो हमने एक जनरल नॉलेज की वजह से हमने लिखा है कि हमें एक जनरलाइज नॉलेज है कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका L/2 डिस्टेंस पे होगा, लेकिन ये L/2 पे आया कैसे, इसको हम फाइंड करेंगे, ये इसका डेरिवेशन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।